बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 36 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है जी 3 बिट अप डाउन काउंटर की। अब प्रीवियस लेक्चर 35 के अंदर आपने डिफरेंट एग्जांपल देखी थी, जिसमें हमारे पास एक सर्किट था और उस सर्किट के अंदर हमने जो उसको एबल नोटेशन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी की थी। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हमने याद है, हमने लेक्चर में 29 के लास्ट पे एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट होने पड़ा था। तो उसी टॉपिक को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हुए क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें करेंगे। पहला ये कि हम जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट वाला टॉपिक था जिसमें हम 6 स्टेप्स थे, उन 6 स्टेप्स को परफ़ॉर्म करके यहाँ पे अपना पूरे का पूरा जो है सर्किट ड्रा करेंगे। फिर वो जो सर्किट ड्रा करेंगे, फिर उस सर्किट को एबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसकी प्रॉपर पिन्स डिफाइन करेंगे फिर बाद में जाकर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों 3 बिट अप डाउन काउंटर की बात हो रही है, मतलब 3 बिट मतलब जो भी हमारे पास डाटा होगा वो 3 बिट का होगा। अप डाउन काउंटर की मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो काउंटर यूज़ होगा वो अप काउंटिंग भी करेगा सेम टाइम में और डाउन काउंटिंग भी करेगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही चीज़ है जो हमने लेक्चर नंबर 29 के लास्ट पे पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 30 में भी, 31 के अंदर भी, 32 के अंदर भी, हर जगह हमने ये एग्जांपल पढ़ के आए हैं। वो 6 स्टेप्स वाली याद है, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो स्टेट्स डायग्राम बनाते हैं, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाते थे। तो ये वही चीज़ यहाँ पे बयान की गई है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास प्रेज़ेंट स्टेट है। सिर्फ फ़र्क है दोस्तों इतना, अच्छा यहाँ पे इस एग्जाम्पल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हमने जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था, जब यहाँ पे हम डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप की दोस्तों सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो है ना ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है। मतलब इसमें जो भी हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होती है ना, जो भी नेक्स्ट स्टेट होती है, वही बेसिकली हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होती है। और जो भी डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होती है ना, वही नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होती है। मैं आपको अभी ये चीज़ बता भी देता हूँ, ये देखें। मान लो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, जिसका मतलब है कि ये वैल्यू किसकी है, ये जीरो की वैल्यू है। मतलब ये जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो की बाइनरी है। ये वन की बाइनरी है, ये टू की बाइनरी है, ये थ्री की बाइनरी है, ये 4 की बाइनरी है, ये 5 की बाइनरी है, ये 6 की बाइनरी है और ये 7 की बाइनरी है। आपको पता है ये मैंने बाइनरी किसकी लिखी है, प्रेजेंट स्टेट की। तो ये 0 जो है ना 0, उसकी ये बाइनरी की लिखी हुई है 0 0 0। अगर आपकी करंट स्टेट दोस्तों मतलब प्रेजेंट स्टेट अगर 0 हो तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट उसकी 1 होगी। अगर आप क्या कर रहे हो x इक्वल टू 0 का दोस्तों मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप x की वैल्यू 0 सेट करोगे तो ये जो आपका काउंटर है ये अप काउंटिंग करेगा। अप काउंटर मीन कि मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे अप काउंटिंग करेगा। तो यहाँ पे चूँकि ये अप काउंटिंग की डायग्राम ये टेबल में बयान किया गया है, तो यहाँ पे देखें, अगर आपकी प्रेज़ेंट स्टेट 0 0 0 है, मतलब वैल्यू 0 है, तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 0 1, मतलब 1 1 होगी। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेट की 3 जो है वो कॉलम दिखाई जा रहे हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट ये है और आपकी नेक्स्ट स्टेट ये है, तो उसके ऊपर कौन सी इनपुट हम डी फ्लिप फ्लॉप की अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 बिट काउंटर है ना ये, तो 3 बिट काउंटर का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, डी फ्लिप फ्लॉप 3 यूज़ होंगे। तो ये आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है D0, ये आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप है D1 और ये आपका थर्ड फ्लिप फ्लॉप है D2। इसी तरह दोस्तों ये जो आपका Q0, Q1 और Q2 है ना, ये तीनों बेसिकली आपके तीनों फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है। ये आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है, ये आपके सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है, ये आपके थर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है। ऐसे ये जो है ना, ये आपकी बेसिकली जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है ना, उसकी ये नेक्स्ट क्यू आउटपुट की नेक्स्ट स्टेट है। अब आप सोचोगे ये भी तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट थी और ये भी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है ना, ये क्यू जीरो, ये बेसिकली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है प्रेजेंट स्टेट वाली, और ये उसकी क्यू आउटपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट वाली, क्योंकि वो देखो ऊपर लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, इस तरह ये जो है ना, ये Q1 और ये Q1, इनमें फ़र्क ये है कि ये Q1 जो है ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है प्रेजेंट स्टेट वाली, और ये जो है Q1 ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट वाली। ऐसे ये जो Q2 है और ये जो Q2 है ये प्रेजेंट स्टेट है, थर्ड फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है क्यू आउटपुट वाली, और ये उसकी नेक्स्ट स्टेट है क्यू आउटपुट वाली थर्ड फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। और ये जो है ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है D0, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप की डी इनपुट है D1 और ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है D2। क्लियर? अब यहाँ पे आपको ये चीज़ तो आपको समझ आ ही गई है कि ये देखो, अगर आपका अप काउंटिंग हो रही है, ये यहाँ पे x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने अप काउंटिंग करनी है। तो अप काउंटिंग के अंदर देखो, अगर करंट वैल्यू प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 होगी। तो अगर आपकी करंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 2 होगी। तो ये बेसिकली 2 की बाइनरी लिखी हुई है। ऐसे अगर आपकी करंट स्टेट 2 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 3 होगी।
तो ऐसे ही अगर 3 है तो नेक्स्ट स्टेट 4 होगी, तो ऐसे ये बढ़ते बढ़ते लास्ट तक जा रहा है। ये देखो, अगर करंट स्टेट जो है 7 है तो नेक्स्ट स्टेट फिर 0 0 0 0 मतलब 0 हो जाएगी दोबारा से। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करने का जो तरीका जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पे ये बड़ा ना सिंप्लीफाइड होता है। ये देखो, यहाँ पे जो आप देखो इस रो के अंदर जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेट है ना, देखो वही सेम आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की इस रो के अंदर इनपुट है। ये देखो ज़रा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या थी, 0 0 1, और ये देखो 0 0 1। ऐसे यहाँ पे देखो इस रो के अंदर देखो जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेट है, जो भी इस रो के अंदर नेक्स्ट स्टेट है, वही देखो सेम आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट भी है। ये देखो 1 0 1, और ये देखो 1 0 1। और फिर एक और चीज़ ये दोस्तों, कि जो भी आपकी यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है ना, जो भी इस रो के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप की ये इनपुट है, यही सेम इनपुट आपके नेक्स्ट रो के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, मतलब प्रेजेंट स्टेट है। ये आप देखो जरा, यहाँ पे प्रीवियस रो के अंदर जो हमारे पास इनपुट थी वो थी 1 0 1, और देखो नेक्स्ट रो के अंदर वही सेम वैल्यू एज ए प्रेजेंट स्टेट यूज हो रही है। ठीक है, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने का ये मकसद है कि हमें यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाती हैं चीज़ें। क्लियर? अच्छा, जब दोस्तों ये बन गया, अब ये था अप काउंटर के लिए, मतलब जो हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास जो काउंटर है ये अप भी है और डाउन भी है। अब यहाँ पे ये जो हमने इनपुट टेबल बनाया है, ये बेसिकली अप काउंटिंग के लिए है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 थी इसलिए अप काउंटिंग है। और ये अब हमने बनाया, ये वो वाला टेबल है जिसमें सेम वही सारी चीज़ें हैं जो आपने ऊपर ऊपर देखा है टेबल, सेम वही सारा टेबल है, सिर्फ फ़र्क इतना कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डाउन काउंटिंग करेगा। डाउन काउंटिंग का मतलब क्या है कि अगर वैल्यू 0 है तो इसकी डाउन काउंटिंग ऐसे होगी कि 0 से ये 7 पे जाएगा। अगर करंट स्टेट अगर आपकी 7 है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, इसकी नेक्स्ट स्टेट 6 होगी। अगर करंट स्टेट 6 है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट 5 होगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 7 है। अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो 1 है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 है, मतलब ये पीछे की तरफ जाता है, ये पीछे की तरफ जाता है। ऐसे देखो, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो अगर 2 है तो इसकी प्रीवियस स्टेट क्या होगी, 1 होगी। तो मतलब ये पीछे की तरफ इसे जाना है, कि मतलब अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो इसने पीछे की तरफ 0 जाना है। अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 4 है तो इसने पीछे की तरफ 3 पे जाना है। तो मतलब ये इसका हिसाब होता है कि ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है और ये इसकी नेक्स्ट स्टेट है, मतलब इसने पीछे की तरफ डाउनवर्ड जाना है, क्योंकि ये डाउन काउंटर है ना, तो डाउनवर्ड इसने जाना है। ऐसे देखें, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो 7 है तो इसकी पीछे वाली स्टेट क्या होगी, 7 से पीछे क्या होता है, 0, और सॉरी 6 होता है। तो ये इसकी डाउन काउंटिंग के अंदर 6 आ गया। ठीक है, मतलब 7 से पीछे क्या होता है, 7 से पीछे होता है 6, तो मतलब इसकी डाउन काउंटिंग में 6 आ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट स्टेट 6 आ गई इसकी। और सेम वही चीज़, जो इसकी नेक्स्ट स्टेट होगी वही इसकी डी फ्लिप फ्लॉप की, उसी सेम रो के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होगी, और उसी सेम रो के अंदर जो भी डी फ्लिप फ्लॉप की जो भी इनपुट होगी वो नेक्स्ट स्टेट के अंदर प्रेजेंट स्टेट होगी, बेसिकली नेक्स्ट सॉरी रो के अंदर प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जब दोस्तों आपके ये इनपुट टेबल बन गए, अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों इनके बनाने हैं के मैप। के मैप कैसे बनाते हैं, के मैप बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं। कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं। तो हम के 3 के मैप बनाएंगे। पहला के मैप बनाएंगे D2 के लिए, दूसरा के मैप बनाएंगे D1 के लिए, और तीसरा फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे D0 के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब D2 की कितनी यहाँ पे वैल्यूज हैं, 16, क्योंकि 208 ये वाली, जो कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो फिर D2 की ये वाली 8 इनपुट्स हैं, और अगर x की वैल्यू 1 होगी तो फिर D2 की 8 ये वाली इनपुट्स हैं। तो मतलब कहने का ये, जब आप D2 का बनाओगे ना के मैप, तो उसमें 8 ये वाली भी इनपुट हों और 8 ये वाली भी, मतलब 8 और 8 16, मतलब आप एक ऐसा के मैप बनाओगे D2 के लिए। ये देखो, ये D2 का ये जो के मैप है ये D2 के लिए है। तो इस D2 के आप देखो जरा गौर से, इस D2 के मैप के अंदर देखो 16 वैल्यूज हैं, 16 बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इसने लिटर्स कैसे ली हैं वो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। जब आप के मैप बनाते हो तो बेसिकली आपकी जो प्रेजेंट स्टेट जो होती है ना, जो प्रेजेंट स्टेट वाले कॉलम होते हैं, वो आपकी बेसिकली क्या बनती हैं, लिटरल्स बनते हैं के मैप के अंदर। अब यहाँ पे कितनी आउटपुट है आपकी प्रेजेंट स्टेट की, 3, Q2 Q1 Q0, और एक साथ ये x इंक्लूड होगा। x इंक्लूड क्यों होगा, क्योंकि x होगा तो आपको पता चलेगा ना कि आपने अप काउंटिंग करनी है कि डाउन काउंटिंग करनी है। तो इसलिए आपने जो प्रेजेंट स्टेट होती है वो भी लेनी होती है, और जो आप ये एक्सटर्नल इनपुट यूज़ करते हो, ठीक है, इसको भी आपने साथ में ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो, जो आप के मैप बनाने जा रहे हो, देखो उसमें जो है वो दो जो लिटरल्स हैं Q2 और Q1 स्लैश से पहले हैं, और उसके बाद Q0 और X स्लैश के बाद है। अब ये जो नीचे आपको चार कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, ये Q2 और Q1 के हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0। और ये जो आपको कॉलम के अंदर चार कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली किसके लिए हैं, ये हैं Q0 और X के लिए। ठीक है,
समझ आ गई बात की। अब दोस्तों इनको के मैप के अंदर वैल्यूज़ कैसे फिल करते हैं, ये वैल्यूज़ फिल करना मैंने आपको ऑलरेडी पीछे सिखाया हुआ है, फिर भी चलिए एक दफ़ा बता देता हूँ। ये देखें ज़रा, मान लीजिए आपकी फर्स्ट रो है, ये इसको मैं 1 मिनट ज़रा हटाता हूँ इस यहाँ से। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, वो बड़ा आसान तरीका है कि D2 की फिल करनी है ना आपने वैल्यूज़, तो D2 के लिए हँस चलो। अब ये D2 की फर्स्ट वैल्यू ये वाली है, तो इस फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखो कि इसकी प्रेज़ेंट स्टेट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, तो इसकी प्रेज़ेंट स्टेट के अंदर Q2 की वैल्यू है 0, Q1 की वैल्यू भी 0। तो मतलब आपने जो रो ढूँढनी है वो कौन-सी ढूँढनी है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो आपका Q2 और Q1 है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है अब कि Q2 और जो Q1 है ये बेसिकली आपकी रो के अंदर रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपकी रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो Q0 और X है ना, ये आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए मैंने तरतीब से लिखना है, तो सबसे पहले पहली D2 की पहली वैल्यू है, क्योंकि मैंने जो के मैप बनाया है वो D2 के लिए है, तो D2 की सबसे पहली वैल्यू कौन सी है 0, तो मैं 0 को पकड़ूँगा। अब 0 के अकॉर्डिंग मैंने देखना है इसकी रो नंबर कौन सी बन रही है, तो रो नंबर ये बन रही है Q2 और Q1 की, मतलब 0, 0। तो मैं रो नंबर कौन सी ढूँढूँगा जो 0, 0 है, तो ये देखो ये वाली वो रो है जो कि 0, 0 है, तो ये वाली रो सेलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ज़रा, अच्छा ये वाली रो सेलेक्ट होगी 0, 0 वाली। अब कॉलम कौन सा सेलेक्ट होना है, कॉलम सेलेक्ट होना है वो भी वहाँ से हम देखेंगे। तो कॉलम सेलेक्ट होना है इसके इसके सेम अकॉर्डिंग कॉलम सेलेक्ट होना है, Q0 को पकड़ेंगे और X को पकड़ेंगे। X की वैल्यू तो चूँकि यहाँ पे फिक्स है 0, इन 8 की 8 वैल्यूज़ के लिए फिक्स है X की वैल्यू 0। अब आपने X नहीं देखना, आपने सिर्फ यहाँ पे D0 देखो, क्योंकि X तो पता है हमें 0 है। अच्छा Q0 क्या है 0 और X क्या है 0, तो 0, 0 वाला कॉलम ढूँढेंगे। तो 0, 0 वाला कॉलम ये देखें, ये 0, 0 वाला कॉलम, तो मतलब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, मतलब इस सेल के अंदर हमने क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट फिर आप वैल्यू पकड़ोगे, नेक्स्ट वैल्यू इसके नीचे नेक्स्ट D2 की नेक्स्ट वैल्यू ये वाली है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि Q2, Q1 और Q0 की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे Q2 और Q1 0, 0 है, जबकि Q0 1 और X 0 है। मतलब आपने जो रो ढूंढनी है वो कौन सी ढूंढ रही है, 0, 0 वाली रो और 1, 0 वाला कॉलम, 1, 0 वाला कॉलम, 0, 0 वाली रो और 1, 0 वाला कॉलम। ये देखें, ये 0, 0 वाली रो यानी ये रो और 1, 0 वाला कॉलम, 1, 0 वाला कॉलम ये वाला, मतलब ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया। ये देखें ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो इसमें देखें हमने 0 पुट कर दिया। तो ऐसे ही बाकी भी आपने सारी वैल्यूज जो है फिल करनी होती हैं। जब दोस्तों ये सारी वैल्यूज फिल हो जाती हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका हम बनाते हैं यानी ग्रुपिंग करते हैं। जहाँ जहाँ मतलब के मैप के अंदर जहाँ जहाँ वन है उनकी हमने ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है ये देखो, जहाँ जहाँ मन है उनकी ग्रुपिंग करो, ग्रुप बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और जो भी ग्रुप बनाए वो 2 की पावर भी होना चाहिए। ये आपको के मैप के सारे रूल पता है, अगर आपने मेरे लेक्चर मीडिया के अच्छे से देखे हुए हैं। ये देखें, अब यहाँ पे ये 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद ये देखो ये 2 आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद ये 2 आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद ये इसका किसी के साथ ग्रुप नहीं बन रहा, लिहाजा इसका अकेले का ग्रुप बन जाएगा, और ये भी अकेले का ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने ग्रुप बन गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप बन गए हैं। तो पाँचों ग्रुप की अलग अलग स्टेट में लिखेंगे। तो ये आपके फर्स्ट ग्रुप की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, ये आपके सेकंड ग्रुप की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, ये आपके थर्ड ग्रुप की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, और ये फोर्थ की और ये फिफ्थ की। तो 5 ग्रुप बनाए थे, तो पाँचों ग्रुप की जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन थी ना वो हमने यहाँ पे लिख दी है, और ये एक्सप्रेशन फाइनल किसकी है, D2 की। तो D2 का मतलब यहाँ पे क्या है, Q2। D2 का क्या मतलब है, Q, बेसिकली ये एक्सप्रेशन Q2 की है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों फिर नेक्स्ट हमने ये बनाया D1 के लिए के मैप। सेम वही तरीका कि D1 वाले कॉलम में D1 वाले कॉलम की अगर आपने बनाना है, तो D1 वाले कॉलम में कितने वैल्यूज हैं टोटल, x इक्वल टू 0 वाली 8 और x इक्वल टू 1 वाली 8। तो मतलब 8 ऊपर वाले टेबल की और 8 नीचे वाले टेबल की, मतलब 8 इसकी, इसमें जो 8 है ये वाली D1 की, और 8 ये वाली, तो 16 होगी। तो 16 इसकी भी सेम वैसी बनेगी, और इसकी भी सेम वही डिटेल Q2, Q1, Q0 और x इक्वल टू 1। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क इतना आएगा कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 है। ठीक है, सॉरी x इक्वल टू 1 नहीं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 दोनों होंगे। सॉरी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दोनों होंगे, किसके लिहाज से, D1 के लिहाज से भी और D0 के लिहाज से भी और D2 के लिहाज से भी। ठीक है, तो पहले आप जो है वो x0 के लिहाज से चलोगे, मतलब ये D1 की ऊपर वाली वैल्यू जो है फिल करोगे अपने के मैप के अंदर। बाकी सारा तरीका सेम वही है जैसे मैंने आपको बताया कि क्या बोला कि D1 की वैल्यू फिल करनी, तो यहाँ पे पहली वैल्यू पकड़ो और उसका देखो रो नंबर कौन सा है, रो के अकॉर्डिंग वैल्यूज कौन सी हैं, Q2, Q1 की, और Q0 और x की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग जाके वहाँ पे वैल्यू फिल कर दो उस के मैप के अंदर। तो ये जो नेक्स्ट के मैप हमने बनाया है ये किसके लिए है, सॉरी ये ऊपर वाला ये D1 के लिए है, और जो इसके नीचे के मैप बनाया हुआ है वो D0 के लिए है, ये वाला D0 के लिए है। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपने D1 के लिए के मैप बनाया है इसमें आपने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करनी है, वही सेम तरीका, ये 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद ये और ये इसके साथ मिलकर ग्रुप बना लेगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद ये वाला और ये वाला आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे कितने टोटल ग्रुप बन गए, 1, 2, 3 और ये दोनों मिलकर 4, 4 ग्रुप बन गए। अब इन चारों ग्रुप में जो सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन है हम लिख लेंगे। तो ये देखें, ये चारों ग्रुप के अंदर ये सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन थी, उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया तो ये मज़ीद सिंपलीफाइड होगी, फिर उसके ऊपर मज़ीद फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास मज़ीद सिंपलीफाइड हो गया, Q0
एक्सक्लूसिव आर Q1 एक्सक्लूसिव आर X। ये हमारे पास सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन है किसकी, D1 की मतलब Q1 की। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें इसमें आएंगे इसके मैप के अंदर भी, ये D0 के लिए है तो इसमें क्या करेंगे, ये वाले 8 के 8 सेल्स मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप की सिंपलीफाइड जो एक्सप्रेशन है वो है जी Q0 बार। तो यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया D0 इक्वल टू Q0 बार। अब ये बेसिकली सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन है D0 की मतलब D0 मीन Q0 की ये सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन है। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो आपने एक्सप्रेशन निकालनी है D2 D1 और D0 की, इनको देखते हुए हमने ये सर्किट पूरा ड्रा कर लेना। अब इस सर्किट के अंदर अगर आप गौर करो तो कितनी इनपुट्स हैं, यहाँ पे एक इनपुट है एक्स, एक है क्लॉक इनपुट है, एक क्लियर इनपुट है, एक ये आपकी Q0 Q1 और Q2 है, और एक आपकी D0 D1 और D2 इनपुट्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अब उन्हीं ये जो हमने बेसिकली ये बनाया ना, तो ये हमने किसके थ्रू बनाया ये सर्किट, ये हमने बनाया वही इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट के 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सर्किट बना लिया। अब इस सर्किट के अंदर जितनी इनपुट्स हैं उनको देखते हुए हमने क्या करना है, इनके पिन्स डिफाइन करनी है। अब वो अगला टॉपिक शुरू हो गया जो हमने अभी भी लेक्चर 35 के लास्ट में पढ़ा था, कि जो भी आपके पास सर्किट हो उस सर्किट की पिन डिफाइन करो। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होगा इस सर्किट में कितनी आपकी टोटल जो है इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं, वो सारी आपको पता हो। यहाँ पे एक्स एक इनपुट है, फिर एक्सटर्नल इनपुट है, उसके बाद D0 D1 और D2 ये 3 इनपुट्स हैं, फिर क्लॉक इनपुट है, क्लियर इनपुट है, और उसी के साथ ये आउटपुट है Q0 Q1 एंड Q2। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ये देखो वगैरह सबसे पहले हमारे पास जो आएगी वो क्लॉक इनपुट आएगी, फिर क्लियर इनपुट है, फिर एक्सटर्नल इनपुट है, फिर उसके बाद हमारे पास Q0 Q1 और Q2 हमारे पास 3 जो है वो आउटपुट्स हैं। यहाँ पे दोस्तों D0 D1 D2 की बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों उनकी हमें यहाँ पे नीड नहीं पड़नी, उनको इनपुट एक्सटर्नल देने की नीड नहीं है, क्योंकि ये काउंटर है और काउंटर ने ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करते रहना है। जैसे उसको बैकग्राउंड से मतलब स्टार्टिंग में जैसे उसको क्लियर इनपुट मिलेगी यहाँ से, तो पूरा सर्किट एक दफ़ा रीसेट हो जाएगा, मतलब रीसेट होने का मतलब यह 0 0 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे क्लॉक पल्स आती रहेगी तो हमारा ये जो सर्किट है ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा। शर्त यह है कि ऊपर से इसको बताया जाए कि एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो ये अप काउंटिंग करेगा, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ये डाउन काउंटिंग करेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, एक एक्स इनपुट है, एक क्लॉक इनपुट है और एक क्लियर इनपुट है, और 3 आउटपुट हैं Q0 Q1 और Q2। यहाँ पे D0 D1 D2 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यही वजह। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है वही सेम तरीका जो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि यहाँ पिन नंबर 1 जो है वो हमने असाइन कर दी है क्लॉक पल्स के लिए, क्लियर इनपुट असाइन कर दिया पिन 2 को, और पिन 3 जो है वो असाइन कर दिया अपनी एक्सटर्नल इनपुट एक्स को। उसके बाद Q0 Q1 और Q2 के लिए हमने जो पिन डिफाइन किए हैं वो 21 22 और 23 हैं। उसके बाद हमने ये भी बता दिया इस टाइप रेग बफर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये सर्किट है इसकी जो मूड होगा वो रजिस्टर मूड होगा, और उसके बाद हम जो आउटपुट आउटपुट हासिल करेंगे वो क्यू वाली पिन से हासिल करेंगे। ठीक है, क्यू बार से हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने वहाँ प्रीवियस सेक्शन में बताया था अगर यहाँ पे बफर लिखा हो तो मतलब आपने क्यू से आउटपुट लेनी है, अगर यहाँ पे इन्वर्ट लिखा हो तो आपने क्यू बार से जो है वो आउटपुट लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब इसी चीज़ को ये जो आपने डिफाइन किया है, इसी चीज़ को यहाँ पे हमने आगे इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है कि ये देखो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, Q0 वाली Q1 Q2 ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि वो जो आपने D2 D1 और D0 की इक्वेशन निकाली थी ना ये वाली। ये देखें ये D0 की इक्वेशन का मतलब क्या है, ये Q1 की इक्वेशन है। ऐसी ये जो ऊपर आपने निकाली थी D2 की इक्वेशन, ये देखें ये D2 की जो इक्वेशन थी इसका मतलब था बेसिकली ये Q2 की इक्वेशन थी। मतलब यही जो इक्वेशन आपने लिखी है ना यही सेम इक्वेशन आपने उठा कर नीचे इक्वेशन वाले टेबल में पुट कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो Q0 की इक्वेशन ये है, तो वहाँ पे चूँकि Q0 के ऊपर बार था इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल सिंबल, क्योंकि ये एबल फॉर्म है ना, ये एबल फॉर्म है। आपको पता है एबल के अंदर क्या होता है कि अगर आपका बार लगी हुई है तो उसको उसके लिए हम ये फैक्टोरियल सिंबल यूज़ करते हैं। अगर मान लो वहाँ पे एंड है, मतलब जो एंड हम लगाते हैं कुछ इस तरह से लाइक डॉट, ठीक है, एंड के मतलब लिए हम सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर डॉट लगाते हैं, तो डॉट है अगर वहाँ पे तो एबल फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, एबल फॉर्म के अंदर हम ऐसे एंड लिखते हैं। ऐसे ही अगर मान लो वहाँ पे प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ पे हैश लगाते हैं, हैश का साइन लगाते हैं। अगर ऐसे आपने वहाँ पे देखा था कि अगर वहाँ पे एक्सक्लूसिव वार लगा हुआ है, मतलब इस तरह एक्सक्लूसिव वार का सिंबल है, तो उसके लिए हम एबल फॉर्म के अंदर क्या लगाते हैं, एबल फॉर्म के अंदर इस तरह हम डॉलर का साइन लगाते हैं। कौन सा साइन लगाते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं। ये आपने वहाँ पे सारी चीज़ें ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ इतना फ़र्क है कि ऊपर जो सिंपल इक्वेशन थी उनको हमने एबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर आगे हमने ये बताया दोस्तों कि हमारे पास जो आउटपुट है Q0 Q1 Q2 उसकी जो CL के है मतलब जो क्लॉक है उसको भी हमने क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो हमारी आउटपुट है जितनी भी उनको हमने क्लियर के साथ भी कनेक्ट कर दिया। जैसे क्लॉक के ऊपर पॉजिटिव क्लॉक पल्स आएगी तो हमारे पास आउटपुट आएगी, और जैसे ही हमारे पास जो क्लियर आउटपुट है इनपुट है सॉरी, जब वो जीरो आएगी तो ऑटोमेटिक हमारे पास तमाम की तमाम आउटपुट जो है वो 0 0 0 हो जाएगी, मतलब सर्किट जो है वो एक दफ़ा रीसेट हो जाएगा। उसके बाद ये टेस्ट वेक्टर में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आप
ये टेस्ट वेक्टर आपको पता है टेस्टिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे 3 इनपुट आपको दिखाई जा रही है, क्लॉक, एक क्लियर और एक एक्स। ये क्लॉक का मतलब क्या कि क्लॉक यहाँ पे आएगी तो आपका सिस्टम वर्क करेगा। अब क्लॉक हम छोड़ देते हैं क्योंकि क्लॉक तो आनी ही आनी है। लेकिन उसके बाद देखिए जैसे क्लियर इनपुट 0 है, तो क्लियर इनपुट 0 होने का क्या मतलब है कि आपका जो सर्किट है वो क्लियर रीसेट हो जाएगा। मतलब रीसेट होने का मतलब ये देखो सारी इनपुट जो है क्या हो गई है, आउटपुट जो है वो 0 0 0 हो गई है। जैसे ही आपकी क्लियर जो इनपुट है वो 0 आती है तो आपका पूरा सर्किट जो है वो रीसेट हो जाता है। तो ये देखो 0 0 0 हो गया। उसके बाद ये एक्स इनपुट का क्या मतलब है? एक्स इनपुट का मतलब ये है कि आपने अपनी ये जो काउंटिंग है इसको अप काउंटिंग करना है या डाउन काउंट करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे ही ये हमारे पास क्लियर इनपुट जो है 1 होगी तो इसका मतलब है हमारा सर्किट अब वर्क सही से करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे ही जो एक्स इनपुट है जैसे ही वो 0 आएगी तो इसका मतलब हमने अप काउंटिंग करनी है। अप काउंटिंग के अंदर आप देख सकते हो, देखो पुरानी पुरानी वैल्यू क्या थी 0 0 0। नेक्स्ट देखो आप काउंटिंग के अंदर उसकी वैल्यू 1 हो गई है। फिर नेक्स्ट फिर अप काउंटिंग करनी है आपने। मतलब जब जब तक आप यहाँ पे 0 0 अप्लाई करते रहोगे तब तक यहाँ पे अप काउंटिंग होती रहेगी। तो देखो ये 2 की बाइनरी है, फिर 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया। जैसे ही 7 आया तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने साथ ही यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है 1 कर दी है। जैसे ही दोस्तों एक्स की वैल्यू 1 करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सर्किट है वो डाउन काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो अगर डाउन काउंटिंग के अंदर अगर वैल्यू 0 0 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 7 होगी। फिर नेक्स्ट 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, तो इस तरह डाउन काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह ये टेस्ट वेक्टर जो है काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है यूजिंग अ ट्रूथ टेबल टू स्पेसिफाई सिक्वेंशियल सर्किट। कहता है जो हमने अभी भी ऊपर सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ा है जिसको हमने ये टेस्ट किया है किसके साथ, टेस्ट वेक्टर के साथ। यही सर्किट जिसको हमने टेस्ट वेक्टर के साथ टेस्ट किया। कहता है अगर हमने उसको ट्रूथ टेबल के साथ टेस्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये उसका दोस्तों ट्रूथ टेबल के साथ टेस्टिंग हो रही है। तो ये उसका ट्रूथ टेबल है जिसमें हम, और दोस्तों ट्रूथ टेबल के अंदर हम बेसिकली मेन इनपुट नहीं सिर्फ बताते, इसमें हम बेसिकली साथ साथ अपनी स्टेट्स भी बताते हैं। तो ये देखें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्लियर इनपुट है, ये एक्सटर्नल इनपुट एक्स है। उसके बाद ये इसकी 3 आउटपुट है कौन सी, प्रेजेंट वाली, कि अगर प्रेजेंट स्टेट ये है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट ये होगी। यानी ट्रूथ टेबल में और टेस्ट वेक्टर में फ़र्क ये होता है कि टेस्ट वेक्टर में हम कोई भी आउटपुट नहीं बताते हैं, उसमें सिर्फ इनपुट बताई जाती हैं। जबकि ट्रूथ टेबल के अंदर प्रेजेंट स्टेट बताई जाती है और आउटपुट के तौर पर नेक्स्ट स्टेट बताई जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही आपकी जो क्लियर इनपुट है वो 0 है तो आपकी आपकी करंट स्टेट है वो चाहे कुछ भी हो या एक्स की वैल्यू कुछ भी हो तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 0 0 ही आनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर क्लियर इनपुट 0 है तो आपका सर्किट जो है वो क्या हो गया, रीसेट हो गया। जैसे सर्किट रीसेट होगा तो उससे आपकी जो आउटपुट है वो 0 0 0 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारे पास जो क्लियर इनपुट है जैसे वो 1 1 आएगी तो उससे हमारा सर्किट जो है प्रॉपर वर्क करेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। अब देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या है 0 0 है। इसका मतलब क्या है कि आपने अप काउंटिंग करनी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 0 0 0 है तो आपने अप काउंटिंग करनी है। अब देखो अगर अगर आपने अप काउंटिंग करनी है तो ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है। तो आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या, 0 0 0। तो अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 0 0 मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू है तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 होगी, जिसका मतलब यहाँ पे ये देखा 0 0 1 है। उसके बाद अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि आप अप काउंटिंग कर रहे हो ना। यहाँ पे देखो ये जो एक्स की वैल्यू है 0 0 का मतलब क्या है कि आपने अप काउंटिंग करनी है। तो देखो प्रेजेंट स्टेट जो भी होगी उसकी अगली स्टेट जो है वो उसकी अगला आगे वाला स्टेप होगा। तो यहाँ पे अगर करंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 2 होगी, करंट स्टेट अगर 2 है तो नेक्स्ट स्टेट 3 होगी, करंट स्टेट अगर 3 है तो नेक्स्ट स्टेट 4 होगी। और जैसे ही आपने यहाँ पे एक्स के ऊपर वैल्यू 1 देना शुरू की, ये देखो जैसे ही 1 वैल्यू देना शुरू की तो इसका मतलब आपकी जो भी प्रेजेंट स्टेट होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो है वो डाउन काउंटिंग के अंदर जाएगी। तो डाउन काउंटिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो 0 0 0 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है 7 होगी, मतलब 1 1 1 होगी। अगर आपकी करंट स्टेट 7 है तो उसकी आपके पास नेक्स्ट स्टेट जो है वो डाउन काउंटिंग के अंदर मतलब पीछे की तरफ 6 होगी। तो ऐसे ये डाउन काउंटिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये दोस्तों ट्रूथ टेबल में और टेस्ट वेक्टर में फ़र्क होता है। टेस्ट वेक्टर में हम कोई भी प्रेजेंट स्टेट एज ए आउटपुट जो होती है वो उसको अपने इनपुट के तौर पर यूज़ नहीं करते। लेकिन जो ट्रूथ टेबल होता है इसमें हम प्रॉपर अपनी जो प्रेजेंट स्टेट है और उसको एज ए इनपुट यूज़ करते हैं और जो नेक्स्ट स्टेट है उसको एज ए आउटपुट जो है वो हम लिख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है जी यूजिंग अ स्टेट डायग्राम टू स्पेसिफाई सीक्वेंशियल सर्किट। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई भी आपको स्टेट्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे देखें ये स्टेट्स गिवन है ना, क्यू ये आउटपुट की डिफरेंट स्टेट्स हैं, Q2 Q1 एंड Q0 की ये डिफरेंट स्टेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मतलब पहली स्टेट क्या हो सकती है, पहली स्टेट है 0 0 0 मतलब 0 वैल्यू है, फिर नेक्स्ट 1 है, फिर नेक्स्ट स्टेट है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ये हमारी 8 स्टेट्स हैं 0 से लेकर 7 तक। लेकिन दोस्तों ये स्टेट्स काफ़ी बड़ी हैं। देखो पहली स्टेट कौन सी है, 0 0 0। तो इतना बड़ा नाम रखने की बजाय हम इसको एक शॉर्टकट नाम नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल अपना जो लेक्चर सिखाया था उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि आप किसी भी स्टेट को एक शॉर्टकट नाम असाइन कर सकते हो। जैसे ये देखें मेरे पास एक स्टेट थी 0 0 0, तो मैंने उसको एक नाम असाइन कर दिया
ए के नाम से। तो मतलब अब जहाँ पे भी ज़ीरो होगा ना, जहाँ भी वैल्यू ज़ीरो होगी तो मैं वहाँ पे ए लिखा करूँगा। ऐसे ही मेरे पास वैल्यू थी 001 जो कि 1 की बाइनरी है, तो यहाँ मैंने लिखा 1, मतलब ये 1 की बाइनरी थी ना, तो मैंने 1 को बेसिकली क्या असाइन कर दिया नेम बी। ऐसे ही ये देखें ये 2 की बाइनरी है तो उसको मैंने सी नाम असाइन कर दिया, ठीक है? और 3 को मैंने डी नाम असाइन कर दिया, 4 को मैंने ई नाम असाइन कर दिया, 5 को मैंने एफ नाम असाइन कर दिया और 6 को जी और 7 को मैंने एच नाम असाइन कर दिया। अब आपने ये याद रखना है कि हमने ये डिफरेंट जो अपनी वैल्यूज़ थी, जो डिफरेंट स्टेट्स थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको हमने डिफरेंट नाम दे दिए हैं। 0 को ए, 1 को बी, 2 को सी, 3 को डी, तो ऐसे। तो ये सर आपको पेपर में इस तरह से दे सकते हैं। सर आपको ये डिफरेंट स्टेट्स दे सकते हैं, या तो बाइनरी फॉर्म के अंदर या इस तरह डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो आप कहेंगे कि इनको स्टेट डेफिनेशन करके दिखाओ, तो स्टेट डेफिनेशन का मतलब क्या है कि उनको नाम डिफाइन करना। तो वहाँ पे ये ना हो गया आप वहाँ पे मतलब परेशान हो जाओ कि हाँ ये स्टेट डेफिनेशन क्या चीज़ क्या बुला है। तो बेसिकली सर आपको दो तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं शॉर्ट के अंदर, कि या तो आपको इस तरह बाइनरी दी जाए, बाइनरी के अंदर ये बेसिकली बाइनरी स्टेट्स हैं। ये 000 ये स्टेट है, 001 ये स्टेट है, 0010 ये भी स्टेट है। तो इनको शॉर्टकट जैसे मैंने बताया आपको, ये 012 ये इनके बेसिकली स्टेट्स हैं प्रॉपर। अब इनको सर के अगर स्टेट डेफिनेशन करो तो आपने समझ जाना है कि वहाँ पे उनको नाम डिफाइन करने हैं, मतलब अपनी तरफ से नाम देने हैं, तो अपनी तरह से नाम दे देने हैं बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है? तो ये हमारे पास 3 बिट अप डाउन काउंटर को हमने स्टेट डेफिनेशन कर रहे हैं, कि मतलब जो हमारे पास 3 बिट अप डाउन काउंटर था उसकी जो डिफरेंट 8 स्टेट्स थी उनको हमने डिफरेंट तरह के नाम जो है वो डिफाइन कर दिए, असाइन कर दिए। उसकी वजह से यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि स्टेट डायग्राम बनाने के जो है दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस तरह से इफ़ देन एल्स वाले जो कंडीशन है इसको यूज़ कर लो, या फिर आप दूसरा ये होता है कि आप ये वाली गो टू वाली जो स्टेटमेंट है कंडीशन है इसको यूज़ कर दो। तो स्टेट डायग्राम दोस्तों बनाने के लिए अगर दोस्तों आप इफ़ देन एल्स वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हो, मतलब ये कंडीशन यूज़ करते हो, तो उसमें ये होता है। लेकिन इसमें दोस्तों इफ़ एल्स वाली, इसमें दोनों दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है दोस्तों कि इफ़ एल्स वाली आप तब यूज़ करते हो जब नेक्स्ट स्टेट 2 पॉसिबल हों, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट पॉसिबल है वो 2 होनी चाहिए। जैसे देखो अब आपने कहा, जैसे यहाँ पे देखो अप डाउन काउंटर है, फॉर एग्जांपल अप डाउन काउंटर। अब अप डाउन काउंटर के अंदर 2 स्टेट हो सकती हैं। कैसे भला? कि अगर आपकी प्रेज़ेंट स्टेट, ये आपकी प्रेज़ेंट स्टेट लिखी हुई है ए, जो आपने अभी भी ऊपर दी है, मान लो ये गया 0, ये 1, ये 2, क्योंकि यही था ना जो जिनको मैंने नाम दिया ए, बी, सी, डी। तो कहता है अगर आपकी प्रेज़ेंट स्टेट ए है, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट 2 हो सकती हैं, या तो वो एच होगी या बी होगी। अब एच कैसे होगी? कहता है अगर आपकी प्रेज़ेंट स्टेट ए है, तो उसकी अगर एक्स की वैल्यू हम 1 रखेंगे ना, अगर एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या होगा? हमारी अगर प्रेज़ेंट स्टेट ए है, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट एच होगी। वो कैसे? क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू अगर 1 रखी है तो आपने डाउन काउंटिंग करनी है, और डाउन काउंटिंग के अंदर आपको पता ना कि अगर प्रेजेंट स्टेट आपकी ए है, ए का मतलब 0 है, तो 0 की डाउन काउंटिंग क्या होती है? 7। तो ये देखो ये एच हमने बेसिकली 7 को हमने एच का नाम दिया हुआ था, ये देखो ना। मतलब ये बेसिकली वही सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको नाम दिए हैं अभी अभी, सिर्फ आप अब अपने माइंड यूज़ करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ए बी सी डी की बात हो रही है, बेसिकली आप समझो ये वाली काउंटिंग लिखी हुई है जिसको हमने अभी अभी नाम दिया स्टेट्स का। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो फिर ए जो स्टेट है करंट, उससे आप नेक्स्ट स्टेट एच पे चले जाओगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब 0 है, तो फिर क्या होगा? फिर ए जो प्रेजेंट स्टेट है उससे आप नेक्स्ट बी स्टेट पे चले जाओगे। तो मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट है, कि प्रेजेंट स्टेट तो एक ही है, लेकिन जो पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट है वो कितनी है? 2 है। तो दोस्तों इस तरह जब आपकी नेक्स्ट जो स्टेट्स होती हैं पॉसिबल, अगर वो 2 हों, और वो 2 कब होती हैं? जब आपके पास एक ही सेम काउंटर के अंदर 2 फंक्शनैलिटीज़ हो। जैसे यहाँ पे देखो अप और डाउन 2 फंक्शनैलिटीज़ हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास एक ही काउंटर हो, लाइक या तो अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो, तो फिर दोस्तों आप क्या करते हो? फिर आप ये गो टू वाली स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हो। क्यों? और गो टू वाली स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेट है वो सिंगल ही होनी चाहिए। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, अगर करंट स्टेट ए है तो नेक्स्ट स्टेट बी होगी, अगर करंट स्टेट बी है तो नेक्स्ट स्टेट सी होगी। और ये कौन सा बेसिकली काउंटर है? ये अप काउंटर है। देखो ना अप काउंटर के अंदर ऐसा होता है कि ए को हमने कौन सा नाम, बेसिकली ए हमने किसको नाम दिया हुआ था? 0 को, और बी हमने किसको नाम दिया हुआ था? 1 को। तो देखो अगर करंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 1 होगी। तो ये कौन सा काउंटर है? अप काउंटर है। ऐसे देखो अगर करंट स्टेट बी है, मतलब बी का मतलब है 1, 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? सी होगी। तो सी को हमने सी बेसिकली 2 को हमने नाम असाइन किया हुआ है। तो ये देखो करंट स्टेट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 2 होगी। दिस इज द अप काउंटर। तो ये बेसिकली अप काउंटिंग के लिहाज से उसने गो टू स्टेटमेंट समझाई हुई है। तो उम्मीद है आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। और ये पेपर में आपको सर दे सकते हैं कि इस तरह आपको स्टेट दी जाएँगी। अगर ये सर आपको टेबल बनाने के लिए कहते हैं तो ये स्टेट आपको दी जाएँगी, प्रेज़ेंट स्टेट दी जाएँगी, और आपको सर कह सकते हैं कि मुझे इसकी इफ़ एल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है इसकी नेक्स्ट स्टेट लिख के दिखाओ। तो फिर आपने ये वाला इस तरह से लिखना है कि अगर करंट स्टेट ए है तो नेक्स्ट स्टेट इफ़ एक्स, ऐसी सेम एज़ इट इज़ आपने ऐसे ही लिखना है कि इफ़ एक्स देन एच एल्स बी। इफ़ एक्स देन एच का मतलब है कि इफ़ अगर एक्स 1 है तो देन नेक्स्ट स्टेट एच होगी,
एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स नेक्स्ट स्टेट बी होगी। ऐसे आपने नेक्स्ट कहा कि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट बी है जो कि बेसिकली 1 है, तो आपने कहा इफ़ अगर एक्स 1 होगा तो हमारी नेक्स्ट स्टेट ए होगी, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी ए होगी, अदरवाइज एल्स अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फिर हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है वो सी होगी। तो सेम एज इट इज़ आपने ये टेबल ऐसे ही फिल करना है पेपर के अंदर, तो ये आपको इस तरह से आ सकता है। ऐसे ही सर अगर आपको सिंपल अप काउंटर देते हैं तो उसमें आप ये वाला बनाओगे टेबल कि मतलब अगर आपकी करंट स्टेट ए है तो नेक्स्ट स्टेट बी होगी, करंट स्टेट बी है तो नेक्स्ट स्टेट सी होगी। और अगर आपको साथ डाउन काउंटर देते हैं तो वो आप कैसे बनाओगे, वो बेसिकली सेम एज इट इज़ ऐसे बनाओगे, सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि अगर मान लो आपकी करंट स्टेट ए है मतलब जो कि 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 7, क्योंकि डाउन काउंटिंग में क्या होता है, डाउन काउंटिंग होती है 0 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 ऐसे। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी याद करके आप यहाँ पे लिख लो कि अगर करंट स्टेट ए है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी एच होगी। ऐसी करंट स्टेट अगर आपकी एच है तो इससे नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट इसकी होगी जनाब कौन सी, बोला एच के पीछे कौन सा होता है, एच के पीछे जी, हाँ जी होगी, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा जी। अगर करंट स्टेट आपकी जी है, करंट स्टेट क्या है जी है, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, जी से पीछे क्या आएगा, जी से पीछे आएगा एफ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी आपकी एफ होगी। तो करंट स्टेट अगर जी है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी एफ होगी। ऐसे अगर करंट स्टेट आपकी एफ है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट ई होगी। तो ऐसे दोस्तों ये होगी डाउन काउंटिंग के लिहाज से, और आप काउंटिंग तो ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ तक हमारा जो एग्जाम्पल थी 3 बिट वाली वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है ये वाला, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। बस हमारा लेक्चर खत्म हो गया, बस आपने ये लेक्चर 36 यहाँ तक ही सिर्फ करना था। ठीक है, तो ये लास्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये सारे पेपर में आपको कह सकते हैं ये वाली गो टू वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखो, बना के दिखाओ मुझे, प्रेजेंट स्टेट्स को नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर सर इस तरह इफ़ एल्स के लिहाज से भी कह सकते हैं आपको। तो इसको अच्छे से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।